ठीक है, तो स्टीफन लॉ के हिसाब से अगर दुनिया में कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है टी, तो उससे जो एनर्जी रेडिएट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4। और याद रखना, अगर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, फॉर ब्लैक बॉडीज ई विल बी इक्वल टू 1, मतलब एमिसिविटी कितनी होती है, 1 होती है। तो ब्लैक बॉडी के लिए पावर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4। सर ये एमिसिविटी होता क्या है? मैं आ रहा हूं एमिसिविटी पे, एमिसिविटी पे मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो एक चीज तुम ध्यान से सुनना। अब मान लो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि इस बॉडी पे 100 जूल की एनर्जी पहुंच रही है। तो इस 100 जूल के साथ तीन चीजें हो सकती है, ये रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एब्जॉर्ब का मतलब है बॉडी इसको रख लेगी, और तीसरा ये ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ उसको आर बोलते हैं, कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ उसको ए बोलते हैं, कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ उसको टी बोलते हैं। ए प्लस आर प्लस टी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। जैसे मान लो ए तुम्हें दे रखा है 0.1, तो इसका मतलब 10% है ना। मान लो तुम्हें आर दे रखा है 0.3, इसका मतलब कितना परसेंट, 30%। जैसे मान लो कोई तुम्हें बोले कि एक कोई सरफेस है, मान लो ऐसे एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, इस पे जो भी लाइट गिरती है ये 50% पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर देता है, और 20% पार्ट मान लो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बताइए कितना ट्रांसमिट करता है। देखो, तो आर 50% है, इसको आप लिखो 0.5, आपको 100 से डिवाइड करना है। ए 20% है, मतलब 0.2, लेकिन ए प्लस आर प्लस टी होता क्या है, 1। तो कितना एब्जॉर्ब करेगा, 0.2, कितना रिफ्लेक्ट करेगा, 0.5, प्लस टी इक्वल टू 1, तो टी आपका कितना आ जाएगा, 0.3, मतलब कितना ट्रांसमिट करेगा, 30%, है ना। तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है ना। तो किसी भी बॉडी का एब्जॉर्बिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी, तीनों का सम क्या होता है, 1 होता है। एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी मतलब कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करेगा, और टी मतलब होता है ट्रांसमिटिविटी। तो ए प्लस आर प्लस टी क्या होता है, 1 होता है, तीनों का सम, है ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर फिर एमिसिविटी क्या होता है। मतलब आर समझ में आता है, ए समझ में आता है, टी समझ में आता है, अब ये ई क्या चीज है। देखो, अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना। देखो, जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई वो तो चली गई, जो ट्रांसमिट हुई वो चली गई, लेकिन जो एब्जॉर्ब हुई वो तो बॉडी के अंदर घुस गई। लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बॉडी पे मान लो 100 जूल आई, मान लो इसने 20 जूल रिफ्लेक्ट कर दी, 30 जूल ट्रांसमिट कर दी, तो बाकी 50 जूल तो एब्जॉर्ब करी। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, है ना। लेकिन मान लो मैं बोलूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब बॉडी ने 50 जूल जो एब्जॉर्ब किया वो सब दिशाओं में क्या होगा, वो सब डायरेक्शन में क्या कर दिया होगा, इसने एमिट कर दिया होगा। तो याद रखना, किसी भी बॉडी के लिए एब्जॉर्बिविटी और एमिसिविटी बराबर होता है। कब, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तभी कांस्टेंट रह सकता है जब ना तो उसके पास जो हीट है वो बढ़े, ना उसके पास जो हीट है वो घटे, है ना। तो जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना को उतना एमिट कर देगा। तो ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, ई के। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। द सम ऑफ एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू 1। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। ठीक है, फिर एक लॉ है, बस वो लॉ का तुम्हें कंक्लूजन याद रखना है। वो लॉ होता है किर्चॉफ्स लॉ। तो किर्चॉफ्स लॉ ये बोलता है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। मतलब जो बॉडी एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है वो एमिट भी क्या करती है, अच्छे से करती है। तो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। तो जैसे काले कलर की बॉडी है, तो काले कलर की बॉडी पे जो भी लाइट डालो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है।
लेकिन एक अच्छा एब्जॉर्बर एक बहुत अच्छा एमिटर भी होता है। तो अगर मान लो काले कलर की बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब करे जा रही है और मान लो फिर भी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो लाइट को एमिट भी करेगा। तो जो बॉडी अच्छी एब्जॉर्बर होती है वो अच्छी एमिटर भी होती है। ये कौन सा लॉ है? ये है आपका किरचॉफ लॉ। लिख लो अपनी कॉपी में। सो गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। ठीक है, किसी को इनमें कोई डाउट है अब तक तो पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ऋषिता मान ले कि ये कोई ब्लैक बॉडी है। सपोज कर कि तेरे पास कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और मान ले कि इस ब्लैक बॉडी पे लाइट गिर रही है। तो ब्लैक बॉडी की एक खास बात होती है, तूने ब्लैक होल के बारे में सुना है कभी? ब्लैक होल में कुछ भी जाता है ना, वो उसको बाहर नहीं निकलने देता। तो ब्लैक होल का एब्जॉर्बिविटी 1 होता है। ब्लैक होल का 1 क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो ना तो वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी ना ट्रांसमिट करेगी। जितनी एनर्जी है सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं खुद बोल रहा हूं कि इसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब जितना एब्जॉर्ब किया उतना इसको एमिट भी तो करना पड़ेगा। इसलिए ई भी कितना हो जाता है? 1। ठीक है, अच्छा, अब वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? देखो, अगर मान लो आपके पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर है टी, ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर टी है और मान लो आपको दे रखा है टी ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तो इस बॉडी से रेडिएशंस निकलती है। इस बॉडी से क्या निकलती है? इस बॉडी से रेडिएशंस निकलती है। तो अगर मान लो कि इस बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है, अगर तुम उसका स्टडी करोगे तो तुम्हें यह पता पड़ेगा कि मान लो ये एनर्जी है और मान लो ये आपका टेम्परेचर है, सॉरी ये आपका मान लो वेवलेंथ है, ठीक है। तो तुम्हें यह पता पड़ेगा कि एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ ऐसा बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो वेवलेंथ है, ये वाली वेवलेंथ, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा निकल रही है। देखो, मतलब हर वेवलेंथ की निकल रही है, इसकी भी 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 निकल रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की, इसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है वो सबसे ज्यादा निकल रही है। तो इस वेवलेंथ से हमें इस बॉडी का टेम्परेचर पता पड़ जाता है। तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू होता है बी। और याद रखना यहाँ पे टी किस में होता है? टी इसमें होता है केल्विन में। तो वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ एक सेकंड ना, इसको लिखना, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं, वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू wavelength corresponding to maximum energy emitted, wavelength corresponding to maximum energy emitted is inversely proportional to temperature of body, is inversely proportional to temperature of body। तो लैम्डा एम इंटू टी होता है आपका बी, और बी होता है आपका वियंस कांस्टेंट। बी होता है वियंस कांस्टेंट। तो वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बोलता है कि अगर मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर टी है और उस बॉडी से मान लो बहुत कलर के रेडिएशन निकल रहे हैं,
तो अगर अपन एनर्जी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाए तो हमें यह पता पड़ता है कि वैसे तो हर वेवलेंथ की लाइट निकल रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एम ऐसी होती है जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो इस वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। लिख लो अपनी कप में। और बी होता है आपका वियंस कांस्टेंट। बी होता है आपका वियंस कांस्टेंट। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो मतलब लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो टी अगर बढ़ेगा तो आपका लैम्डा मैक्स है वो घट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसके जनरली ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब क्या है तुम समझना। सपोज करो, मान लो तुम्हें दो ग्राफ दे दिए जाए, ई और लैम्डा के। मान लो एक ग्राफ आपको ऐसे दिया जाए, एक ग्राफ आपको ऐसे दिया जाए। मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, और पूछा जाए कि बताओ इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो देखो, पहले वाले ग्राफ का लैम्डा वन यहाँ है, लैम्डा मैक्स यहाँ है। दूसरे वाले ग्राफ का लैम्डा मैक्स यहाँ है। तो लैम्डा टू ग्रेटर देन लैम्डा वन है, तो देखो लैम्डा टू आगे, लैम्डा वन पीछे। तो इसका मतलब T1 ग्रेटर देन T2 होगा। मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। सर इसको तो डायरेक्ट एनर्जी के बेस पे भी तो कर सकते थे ना। मतलब जिसकी ज्यादा वहाँ ई होगी उसका ज्यादा टेम्परेचर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत देख इसको, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये वाले जो ग्राफ दिख रहे तेरे को, ये पीक से मत देखना। ये वाला इधर वाला ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, तब भी आंसर सेम आता। इसलिए अपने को लैम्डा देखना है। ओके सर। तो याद रखना, देख, जो ग्राफ का पीक पीछे की तरफ होता है ना, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे मान ले कि तेरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लेते को एनर्जी रेडिएटेड और वेवलेंथ के तीन ग्राफ दे रखे हैं। एक ऐसा दे रखा है, एक तेरे को मान ले ऐसा दे रखा है, एक तेरे को मान ले ऐसा दे रखा है। ठीक है, मान ले इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका T3। अब मैं पूछूं कि बता कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, सबसे कम किसका है। तो देख, इसका लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, इसका लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, इसका लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, देख, लैम्डा थ्री ग्रेटर देन लैम्डा टू ग्रेटर देन लैम्डा वन। लेकिन लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके लिए टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो अपन लिख सकते हैं T3, T2, T1। T1 ज्यादा है, T2 कम है, T3 और कम है। तो इस पीक को मत देखना, आप लैम्डा से कंपेयर करना है इसको। यस सर। ठीक है, किसी को इन ग्राफ्स में कोई डाउट है वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के ग्राफ में, तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अच्छा हर्ष, शिवांश, तुम लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक रिवाइज करना है क्या? ऋषिता, हेतल, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो तुम्हें रिवाइज करना हो? सर एक बार डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला बता दोगे? हाँ चल ठीक है। देखो ऋषिता, हेतल, तुम भी ध्यान से समझना। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय डॉपलर इफेक्ट। देखो, मान लो कि ये ऑब्जर्वर है और मान लो कि ये सोर्स है। सोर्स मतलब जिससे साउंड निकलती है, ऑब्जर्वर मतलब जो साउंड को सुनता है ना। तो मान लो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v0 है और सोर्स की वेलोसिटी vs है ना। और मान लो कि सोर्स से जो साउंड निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो ऑब्जर्वर को f डैश सुनाई देती है। तो f डैश इक्वल टू f, और ब्रैकेट में आता है v प्लस वी नॉट
अपॉन v माइनस वी एस। तो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट है क्या? तो डॉपलर इफेक्ट का मतलब है इफ देयर इज relative motion, if there is relative motion between source and observer, if there is relative motion between source and observer, then the frequency heard by observer, then the frequency heard by observer will be different from the frequency emitted, will be different from the frequency emitted. तो डॉपलर इफेक्ट ये बोलता है कि अगर मान लो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट है, रिलेटिव मूवमेंट का मतलब है मान लो ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, या मान लो सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो अगर रिलेटिव मोशन होता है, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी एमिटेड। तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट हुई उससे अलग होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। यहाँ पे जो खाली वी है ना, खाली वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। वीओ का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वीएस का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी एमिटेड, मतलब रियल में क्या फ्रीक्वेंसी है, एफ डैश का मतलब है जो क्या सुनाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। लिख लो एक बार, फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं कि इसमें साइन कैसे लगाते हैं प्लस माइनस और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। लिख लो इसको। ठीक है, अब एक चीज तुम याद रखना कि डॉपलर इफेक्ट यूज कैसे करते। देखो मान लो कि ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, मान लो सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो तुम ध्यान से देखो, जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स आपको पॉजिटिव लेना है। लेकिन ध्यान से देखो, जो आपका ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर का एरो सोर्स की तरफ नहीं है, सोर्स से दूर है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आपको नेगेटिव लेना है ना। उसी तरीके से मान लो मैं ऐसे बनाता, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, मान लो ऐसे, तो अब ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स नेगेटिव है क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पॉजिटिव है, मतलब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है ना। उसी तरीके से मान लो मैं ऐसे बनाता, मान लो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, तो यहां पे देखो आपका सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो वीएस आपको पॉजिटिव लेना है, आपका ऑब्जर्वर भी सोर्स के पास आ रहा है, तो वीओ भी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ऑब्जर्वर का देखो सोर्स की तरफ आ रहा है पॉजिटिव, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है पॉजिटिव। और मान लो इसमें लास्ट केस देखो, अब तुम देखो, अब बताओ क्या होगा, सोचो, आपका सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी सोर्स से दूर जा रहा है, तो इस केस में आपको दोनों क्या लेने, नेगेटिव लेने। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका न्यूमेरिकल कराता हूं। ठीक है, लिख लिया? हेतल कोई डाउट तो नहीं है? ऋषिता कोई डाउट है? हर्ष, शिवांश कोई डाउट है? तो पूछो। सर आप और वर्कशीट्स दे सकते हैं क्या? इसी टॉपिक की? नहीं सर, कॉम्बाइंड। हाँ हाँ भेज दूंगा, तो मुझे मैसेज कर देना एक बार। जी सर। ओके ओके, कोई डाउट है साइन कन्वेंशन में? हर्ष, ऋषिता कोई नो डाउट है सर। देखो कि मैंने कैसे लिखा साइन कन्वेंशन? देखो किस पे ध्यान देना है, देखो इस पे ध्यान देना है कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है कि दूर जा रहा है, या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है कि दूर जा रहा है ना। जैसे मान लो तुम्हारा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज करो कि मान लो
कि ये आपका सोर्स है और मान लो कि ये आपका ऑब्जर्वर है। मान लो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे रखा है 320 मीटर पर सेकेंड, और आपको कहा जाए कि सोर्स से जो आवाज निकल रही है वो 100 हर्ट्ज की है, तो बताओ ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगी? तो एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। अब देखो कैसे करते हैं। यहां से क्या आवाज निकल रही है? 100, तो एफ की जगह पुट करो 100। वी कितना है? 320 प्लस वी नॉट मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो, आपका जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जा रहा है, तो ये अपन क्या लेंगे? -10। ये अपन क्या लेंगे? -10। उससे नीचे आओ वापस 320 माइनस, लेकिन जो सोर्स है वो तो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो इसको अपन क्या लेंगे? +30। देखो ये कितना आएगा? 100 इंटू 310, और ये आ जाएगा 290। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखो, तो तुम्हारी एफ डैश जो है वो एफ से ज्यादा है ना? तो डॉपलर इफेक्ट यही बोलता है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी वो सोर्स से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। एक बार कोई डाउट है इसमें तो पूछो। No, sir. Understood the topic. सर दोनों आप पूछ, सेम वेलोसिटी, क्या हो गया? सर अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव मोशन 0 होगा, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं लगेगा। मतलब लगेगा तो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही सुनाई देगी। मतलब जैसे मान ले तेरा जो क्वेश्चन है वो है ये कि सर मान लो ये सोर्स है, मान लो ये ऑब्जर्वर है, सर मान लो ये भी 10 से जा रहा है, ये भी 10 से जा रहा है, तो अब आप बताओ क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? तो मान ले सोर्स से निकल रही है 100, तो एफ डैश इक्वल टू एफ, पहले फॉर्मूला पुट करने का हमेशा, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। तो एफ की जगह तो 100 आ जाएगा, वी 320 है, अगर एक नहीं दे रखा है तो 320 ले लो। अब ध्यान से देख, वी ओ ऑब्जर्वर तो दूर जा रहा है, तो इसको अपन क्या लेंगे? -10, और यहाँ पे 320 माइनस, लेकिन सोर्स तो पास आ रहा है, इसको अपन लेंगे 10। ध्यान से देख, ऊपर भी 320 में से 10 गया, 310 बचे, नीचे भी तो ये गया, तो देख कितना सही देगा? 100 हर्ट्ज। मतलब डॉपलर इफेक्ट लगेगा तो है, लेकिन क्या है कि रिलेटिव मोशन 0 है, तो वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो एमिट हो रही है। ओके सर। ठीक है, अब एक मान लो एक क्वेश्चन तुम लोग मुझे करके बताओ, ये वाला। सपोज करो मैं तुमसे पूछता हूँ ये वाला क्वेश्चन। मान लो कि ये एक सोर्स है, मान लो ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और मान लो जो आपका सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और जो आपका ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो यहाँ से जो आवाज निकल रही है वो 100 हर्ट्ज की है, तो बताओ ऑब्जर्वर को कितनी सुनाई देगी? सोचो क्या आएगा? कितना आएगा सोचो, हर्ट्ज कितना आ रहा है इसका आंसर? Sir, 340 by 3 hertz. 340 बाय 3, एफ तो 100 है, 320, और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है तो +20 अपॉन 320, और ये भी -20, तो ये कितना आ जाएगा? 100 इंटू 340 अपॉन 300, तो ये आ जाएगा करेक्ट 340 बाय 3 हर्ट्ज आ रहा है। आया तुम्हें समझ में डॉपलर इफेक्ट कैसे यूज करते कि नहीं समझ में आया? Sir, एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो। सर, एक तो अपने पास लैपलेस करेक्शन था और एक न्यूटन का फॉर्मूला था, हाँ तो हाँ, उन दोनों को कहाँ पे यूज करना है एक बार वो बताओ ना। न्यूटन कहीं पे भी यूज नहीं करना है। अगर मान ले तेरे को स्पेसिफिक क्वेश्चन में पूछा जाए, मान ले एमसीक्यू में, कि बताओ वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होगा, तो न्यूटन के हिसाब से फॉर्मूला क्या है? p/ρ या फिर √RT/m। और अगर मान ले क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो तेरे को लैपलास वाला ही यूज करना है।
ठीक है। अच्छा देखो, अब डॉपलर इफेक्ट में एक क्वेश्चन और आता है। ऐसा क्या आता है देखना, सपोज करो ये दीवार है और मान लो ये कोई गाड़ी है। कि मान लो कि ये कोई गाड़ी है ए और ये दीवार है, और मान लो गाड़ी जो है वो दीवार की तरफ आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और मान लो यहां से जो आवाज निकल रही है वो है 100 हर्ट्ज की। तो होगा क्या, आपको ये बताना है कि इस गाड़ी में जो बंदा बैठा है इसको रिफ्लेक्ट होके क्या आवाज सुनाई देगी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखो, पहले आप गाड़ी को सोर्स लो और दीवार को ऑब्जर्वर लो। तो दीवार को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। तो क्या आवाज निकल रही है, 100, साउंड की कितनी 320। और देखो दीवार ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नीचे v कितना है 320, और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो माइनस हो जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 320 अपॉन 300। तो ये कितना आया 320 बाय